in a very important chapter is correlation and regression analysis. Statistics में जैसे collection, representation, diagrammatic representation ये होता है, वैसे ही analysis ये बहुत important part है. उसमें कोरिलेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो भी एनालिसिस सीखा है वो एक ही वेरिएबल का सीखा है. कोरिलेशन ये पहला ऐसा एनालिसिस है जहां पे हम लोग एक साथ दो वेरिएबल को कंसिडर करेंगे. तो व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल व्हिच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इट एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ आइटम्स. Coefficient of correlation is the measure of correlation. ये statistical tool to study relationship between two variables. I mean, there are two variables that you study at a time, and that is why correlation is done on bivariate data. इसके पहले हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को स्टडी करते थे, इसलिए वो यूनिवेरिएट डेटा हुआ करता था. अब हम लोग इकट्ठा दो दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, तो वी आर एक्चुअली स्टडीइंग bivariate data. Suppose x and y are two variables. Then they are said to be correlated if with change in one variable there is a change in another variable also. लेकिन ये चेंज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. मतलब चेंज एक ही डायरेक्शन में हो सकता है. एक डायरेक्शन में चेंज होना मतलब अगर x बढ़ा तो y बढ़ेगा, अगर y बढ़ा तो x बढ़ेगा, एंड वाइसा वर्सा. अगर ऐसा है कि दोनों वैल्यूज एक तो इकट्ठा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, then it is called as positive correlation. अगर दोनों वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, मतलब एक बढ़ गया और दूसरा कम हो गया, या एक कम हो गया और दूसरा बढ़ गया, तो ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज, और ये रिप्रेजेंट करता है निगेटिव कोरिलेशन. तो एक वेरिएबल बदलता है तो दूसरा वेरिएबल बदलेगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सेम डायरेक्शन में बदल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बदल रहे हैं तो ये निगेटिव होगा. एक इकोनॉमिक का एग्जांपल देना चाहे तो मैं बोलूंगी कि अगर हम लोग प्राइस एंड सप्लाई को कंसिडर करें, तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात करें तो दे आर निगेटिवली कोरिलेटेड. प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन. अब कोरिलेशन को कैसे मेजर किया जाता है? मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग. स्कैटर डायग्राम एक इजी मेथड है. कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा सा बड़ा है मेथड, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है इसमें. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, concurrent deviation. These are the four important measures of correlation that we are going to study. इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या? हाँ, लेकिन हम लोग इतने ही स्टडी करने वाले हैं, हमारे पोर्शन में इतना ही है. और ये काफी सेल्फ कंटेंट मेथड्स है, काफी यूजफुल मेथड्स प्रूव हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स है कोरिलेशन को स्टडी करने के. Now we'll also learn about the different type of correlation. Types of correlation. First type is no correlation. इसे फिल्म की डायलॉग की तरह ये इसका डेफिनेशन है कि दो वेरिएबल्स इस तरह से रिलेटेड है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. When with change in one variable there is no change in another variable, then there is no correlation. उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बदलने से दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है. This is called as correlation. No correlation. Next is positive correlation, as we have already discussed. When both variables
changes in same direction. That is, either both are increasing or both are decreasing, then they are positively correlated. ये हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं. अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा. ये हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन. Next is negative correlation. When both variables changes in opposite direction, that is, one increases and other decreases, and vice versa. Then they are called as negative correlation. Or they are negatively correlated. तो दो वेरिएबल के साथ इनमें से कुछ एक तो होगा ही, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे या वो निगेटिवली कोरिलेटेड होंगे या उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा. कुछ तो एक इनमें से होने ही वाला है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन. Correlation is generally denoted by R. R या फिर कैपिटल R shows rank correlation. R और उसके नीचे C it shows concurrent deviation, but basic denotation is R. Okay, now it is denoted by R, or sometimes it is also denoted by the slanting P. कभी कभी उसे इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग P निकाल के. थोड़ा और इसको स्लैंटिंग निकालेंगे हम लोग. थोड़ा इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है. This is also correlation. We also denoted sometimes like this, correlation between X and Y. If it is rank correlation, then it is denoted by capital R. Concurrent correlation, it is denoted like this. Basic denotation is R. Second important, चाहे आप किसी भी मेथड से correlation निकाले, R is always in between plus and minus 1. Correlation coefficient by any method is always between -1 and +1. R हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होगा. R -1 less than R less than 1. ये हमेशा उसमें ही लाई करेगा. क्यों?
because we are talking about the relation between the two variables. It measures the closeness. इसलिए वो इनके बीच में ही हमेशा lie करता है. अगर R +1 हुआ, then it is perfect positive correlation. If R is equals to 1, then it is perfect positive correlation. If R is equals to -1, then it is perfect negative correlation. अगर R 0 है, तो there is no correlation or the variables are independent. Is the next rule. If R is equals to 0, then there is no correlation and variables are independent. Also, if R is the next one, if R is less than 0.8, that is, if R is in between 0 and 0.8, then it is moderately or it is moderate positive correlation. Similarly, if R is in between -0.8 then it is moderate negative correlation. Next is if R is greater than 0.8, then it is high positive correlation. And if R is less than -0.8, then it is high negative correlation. ये interpretation ज़्यादा time तक आता नहीं है. Many times it has not come, but still we should know this interpretation. High negative, high positive. Then very important thing is correlation is a pure number and is not affected by change in origin or scale. First is it is a pure number and is not measured in any unit. ये सिर्फ एक नंबर है जो 1 और -1 के बीच में रहेगा. आपका डेटा जिस भी यूनिट में मेजर हो उस यूनिट में ये मेजर नहीं होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन है it independent of change in origin. That is, if
all values are added or subtracted by a constant, then correlation is not affected. But it is sometimes affected by change in scale. The next property is if the correlation between U and V, we need to find out. That is, if U is equals to X minus A upon B and V is equals to Y minus C upon D. So it is not affected by A and C, but it is affected by the signs of B and D. So Rxy, that is correlation between X and Y, is B into D upon modulus B into modulus D into RUV. Or in short, Rxy is equals to RUV when B and D have same sign, and Rxy is equals to minus RUV when B and D have opposite signs. तो मैग्नीट्यूड में तो वो अफेक्ट ही नहीं होता है, चेंज इन ओरिजिन हो या चेंज इन स्केल हो. It is not affected in magnitude. It is independent of change in origin, and it is not affected in magnitude by change in scale. Otherwise it can be affected. चेंज इन स्केल मतलब जब आप पूरे डेटा को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे. So this is very important property. Ninth one is a very important property. इस पे बहुत बार सम्स आते हैं. Next important property is if y is equals to ax plus b, then correlation between xy depends upon the sign of A. Correlation between X and Y depends upon the sign of A. Or I'll say that if y is equals to ax plus b and if A is positive, then Rxy is plus 1. If A is negative, then Rxy is minus 1. One more, that is corollary of this 10th, but still we'll do it. That suppose U is equals to ax plus b and Rxy is given to you. Then Ruy is Rxy into Rux. This is very important property. 9, 10th और 11th पे बहुत बार सम्स आके गए हैं और हमेशा आते हैं. These are important properties of correlation. Generally 9, 10th और 11th ये जो properties है, ये कार्ल पियर्सन correlation coefficient के लिए ज्यादा यूजफुल है.
मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट था स्कैटर डायग्राम, वो हम लोग बाद में लेंगे, बहुत ही छोटा सा है वो। नेक्स्ट इज कार्ल पियर्सन, ये सबसे बड़ा कैलकुलेशन होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बहुत बड़ा फॉर्मूला भी है और बहुत सारे फॉर्मूलेज इसमें इंक्लूडेड है, एंड यू नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी कहा जाता है, इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट. Now how do we calculate this? बहुत सारे फॉर्मूले है. R, which is correlation coefficient, is denoted as covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. How to find this covariance? Here covariance of xy is summation x minus bar x, y minus bar y upon n. Standard deviation of x is under root summation x minus bar x bracket square upon n. Standard deviation of y is summation y minus bar y bracket square upon n. ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब कोवैरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया है आपको, अदरवाइज हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितना टाइम कोवैरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में जाता है उससे बहुत ही कम टाइम में आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम लोगों ने मैनिपुलेट कर लिया तो आर का एक और फॉर्मूला बनता है, R is equals to summation x minus bar x, y minus bar y upon summation under root x minus bar x bracket square, y minus bar y bracket square. Here bar x and bar y are mean of data x and y respectively. इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, जो हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे वो फॉर्मूला है summation xy minus summation x summation y upon n, whole thing upon under root summation x square minus summation x bracket square upon n into summation y square minus summation y bracket square upon n. This is correlation coefficient. This is the formula that we are going to use mostly जब आपको डेटा दिया गया है. आप ये वाला कब यूज करोगे? जब कोवैरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. ये वाला कब यूज करोगे? जब इसकी वैल्यूज दी है. लेकिन जब डेटा दिया जाता है तो हम लोग ये इसको यूज करेंगे, ज्यादातर हम लोग इसको ही यूज करेंगे. कभी कभी जब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती है तो हम लोग उसको डेविएट करते हैं, तो तब कोरिलेशन आता है समेशन dx dy माइनस समेशन dx summation dy upon n, whole thing summation dx square minus summation dx whole bracket square. Summation means addition. Summation dy square minus summation dy bracket square upon n. Here dx is x minus assumed mean, or x is deviation from any assumed value, and dy is y minus assumed mean. A and B are assumed mean. A and B are assumed mean. ये फॉर्मूला इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपको वैल्यूज इस फॉर्मेट में दी जाए तो आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज चाहे वैल्यूज कितने भी बड़े हो, हमारे पास कैलसी है तो हम लोग इसी को ज्यादातर यूज करें. तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू.
अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि कोवैरियंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप इसको यूज करो। अगर आपको डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन एंड स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन दिया है, तो इसको यूज करो। ये कब यूज होगा? जब आप वैल्यूज लेके सॉल्व करोगे। व्हेन द वैल्यूज आर गिवन टू यू, यू विल यूज दिस। डायरेक्टली जब वैल्यूज दिए जाते हैं तो हम लोग इसको यूज करेंगे। So this is all, these are all the formulas of correlation. हम लोग किसी भी मेथड से निकाले, correlation coefficient सेम आएगा। Now let us learn how to find out by using all the methods. First method, to find out the correlation coefficient when the values of x and y are given. ये x और y की वैल्यू है। अब वैल्यूज दिए हैं और ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लगता है? समेशन एक्स वाई। तो मैंने एक्स वाई निकाला और फिर हम लोग उसकी एडिशन कर लेंगे। तो एक्स वाई की एडिशन आएगी 166। फिर मुझे एक्स स्क्वायर लग रहा है, वाई स्क्वायर लग रहा है, तो हम लोग उसकी भी एडिशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर की एडिशन है 163 और वाई स्क्वायर की एडिशन है 279। देन आई रिक्वायर्ड समेशन एक्स समेशन वाई, तो इसकी भी एडिशन कर लो। ये 29 है, ये 39 है। Put all these values here. Summation xy क्या है? 66 minus summation x 29 into 39 divided by what is n? 1 2 3 4 5 6। Under root summation x square is 163 minus 29 square upon 6. Summation y square is 279 minus 39 square upon 6. Now you can solve this. सॉल्व भी कैसे करेंगे आप? एक एक को लेके सॉल्व करो कैलसी पे। सो 166 माइनस 29 into 39 divided by 6। वो आएगा 188.5। 29 square 163 minus 29 square divided by 6, that is 140.17। is 279 minus 253.5। Now you can solve using this। तो ये आएगा 188.5 minus 166, तो ये minus 22.5 आ गया। Then 163 minus 140.17 under root 22.83। 279 minus 253.5 under root 25.5। Now you will solve this, you will get your answer। तो आसान तरीका ये है 22.83 मल्टीप्लाई बाय 25.5 और उसका इकट्ठा अंडर रूट ले लो, वो होगा 24.12। Your answer will be minus 0.93। आपका आंसर अगर 1 और -1 के बीच में आएगा तो ये आंसर राइट है। अगर 1 पॉइंट भी कुछ आता है तो योर आंसर इज रॉन्ग। We can directly do this on calcs also, I mean finding out these values। xy निकालना है 2 into 9m plus 3 into 8m plus 5 into 8m plus 5 into 6m plus 6 into 5m plus 8 into 3m plus MRC दबाओगे 166 मिलेगा। x स्क्वायर तो 2 उसका स्क्वायर क्या होगा? 2 into 2 4, तो 2 into equal to m plus
3 into equal to m plus. ऐसे कर करके आप अगर दबाओगे तो आपको बाद में लास्ट में MRC you will get this, you will get this. That will save your time. Instead of writing all these values, if you will use your calcs, that will actually save your time.